जब इस शख्स ने हमें अपने बचने की पूरी कहानी सुनाई तो हम दंग रह गए। इस कहानी ने हमारी सबसे बड़ी समस्या शायद सुलझा दी थी। समुद्र में छलांग लगाकर मछुआरा जब नीचे सतह पर पहुंचा था तो उसने देखा कि उसका जाल कुछ पुरानी मूर्तियों के टुकड़ों में फंसा था। वो जगह तट से काफी दूर लाइट हाउस के पास थी। अभी हम जब मच्छी मारी मतलब फिशिंग के लिए जाते हैं ना, तो उधर हम नीचे जाएंगे तब हमको हमारा जो जाल अटकता है, तो अभी हम देखते हैं उस टाइम में वो मच्छी जो मूर्ति रहता है। मछुआरे का जहां जाल फंसा था वहां जरूर कुछ पुराने अवशेष पड़े थे। शायद वही हमारी मंजिल थी। अब ठोस जानकारी के साथ हमारे पास नक्शा भी था। कल सुबह खोजी अभियान शुरू होगा। सूरज की पहली किरण के साथ हम मंजिल की ओर रवाना हो गए। तेज रफ्तार से बोट लाइट हाउस की तरफ जा रही थी, जहां मछुआरे को समुद्र की गहराई में कुछ अवशेष नुमा चीजें दिखी थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये रास्ता और खूबसूरत हो रहा है। जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ ये बेहद शानदार है। आपको मैंग्रोव्स के जंगल आसपास नजर आ रहे हैं और ऊपर पर्वत श्रृंखला है, बीच से ये बहता पानी। मछुआरे ने जो देखा था वो क्या था? क्या मूर्तियों के वो टुकड़े श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष थे? नतीजा मिलने का 1% भी चांस हो तो हम पीछे नहीं हटते। यहां तो आंखों देखे सबूत मिले थे। तभी हमें उस टापू की पहली झलक मिली जिस पर लाइट हाउस था, जिसके नीचे अवशेष होने का दावा किया जाता है। एक सेकेंड। हाँ देखिए, अरब सागर में तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी अगली मंजिल हो, हमारा अगला पड़ाव मुझे सामने नजर आ रहा है। पहली झलक उसकी देखने को मिल रही है। वो सामने जो आइलैंड नजर आ रहा है वही वो दृश्यम छिपा हुआ है। लेकिन टापू के दिखते ही लहरों ने झटका देना शुरू कर दिया। लहरें अचानक से तेज हो गईं। नहीं, खड़े होना यहाँ मुश्किल है, बैठ जाओ। अजय थोड़ा बैठकर खुद को सेफ रखो। हमारे मजबूत इरादों के सामने ये लहरें छोटी साबित हुईं। कुछ ही मिनटों में हम टापू के पास थे। यहां 2 आइलैंड थे। एक पर पुर्तगाल के समय का लाइट हाउस था और दूसरे पर ब्रिटिश काल का। ये 2 आपको पठार नजर आ रहे हैं और इनके बीच से अब हमारी बोट निकल रही है। मैं इस गोप्रो कैमरे के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ लहरों का जो शोर मैं महसूस कर पा रहा हूं ये काफी डरावना है और उसकी वजह है 1-1 मीटर से ऊंची लहरों का उठना। कोनों पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। जब आप नजर डालेंगे तब आप समझ जाएंगे कि लहरें कितने ऊपर आ रही हैं और कितने नीचे जा रही हैं, और यही वजह है कि इस पर उतर पाना अभी मुमकिन नहीं है।
लेकिन जब आप इसके बीच से गुजर रहे हैं तो ये वाकई खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये दृश्य किसी का भी मन में हो सकता है, ये खतरनाक भी है। मेरे लिए खड़े हो पाना उतना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। लहरें बहुत तेज थीं। बोट का एक जगह टिकना मुश्किल था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन समुद्र की हलचल ने टापू पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी। लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। वजह यह है कि लहरें काफ़ी तेज़ हैं और जो भी यहाँ पर कूदने की कोशिश करेगा, आप देखिए इन लहरों के साथ ऊपर इन चट्टानों से टकरा सकता है। हम थोड़े दूर जाकर समुद्र में कूदेंगे और गहराई से इसके भीतर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समुद्र के नीचे ये करंट कम हो जाएगा। उस साइड चलिए, वहाँ उधर से आते हैं। खुद को तैयार किया और समुद्र में कूद गए। तैरते हुए हम पहले उस टापू के नीचे पहुंचे, फिर अवशेष की तलाश शुरू कर दी। समंदर के अंदर क्या ये वही इलाका था जहां अगस्त ऋषि ने राम नाम का नगर बसाया था? जहां श्री राम के लंका विजय के लिए महर्षि ने साधना की, जहां परशुराम ने दैत्यों का वध किया था। अगर ये दावा सच है, यकीन मानिए हम इस वक्त रामायण काल के समुद्र संसार में तैर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। कुछ अवशेष दिखे तब समझ में आए। अपनी खोज में हम जुटे हुए थे, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा किया तो एक अद्भुत दृश्य से सामना हुआ। ये हम्पबैक व्हेल थी जो अपने बच्चे के साथ समुद्र के चक्कर लगा रही थी। तेज आवाज बड़े व्हेल की थी, जबकि हल्की आवाज उसके बच्चे की। जब दोनों एक साथ तैरते हैं, तब ये खास तरह का साउंड निकालते हैं जिसे व्हेल सॉन्ग भी कहा जाता है। वाकई हम जो ये देख और सुन रहे हैं, ये बड़े से बड़े गोताखोरों के लिए विरले ही नसीब होते हैं। लगभग नामुमकिन नहीं है। शायद ये मादा व्हेल है जो बच्चे के साथ समुद्र के दूसरे हिस्से में जा रही है। ये जितना रोमांचित कर रहा है, उतना डरा भी रहा है। कुछ देर इस दृश्य को निहारा, फिर आगे बढ़ गए। आगे दो चट्टानों के बीच से एक रास्ता जाता दिखा।
हम अंदर घुसते चले गए। शायद कोई समुद्री गुफा थी। आगे समुद्र का पानी साफ होता जा रहा था। जैसे ही हम दूसरी तरफ पहुंचे, सामने कुछ दिखा। सामने एक जानवर की प्रतिमा दिखी। शायद किसी जंगली भेड़ की थी। देखने में तो ये बहुत पुरानी लग रही है। हम इसे छू नहीं सकते क्योंकि समुद्र से जुड़ा कानून हमें ऐसा करने से रोक रहा है। एक सेकेंड, ये क्या है? इसके पीछे देखो, इसके पीछे शेर की प्रतिमा है शायद। एक सेकेंड, इधर आओ। पास में एक और प्रतिमा थी। सामने से चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन शेर की लग रही थी। अंजाम की परवाह किए बगैर हम अंदर गए तो सामने स्तंभ का एक और टुकड़ा दिखा। जिसके आकार प्रकार पुराने समय के महलों के लग रहे थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मूर्ति के पास देखने को मिला था। अब ये आप भी सोचिए कि क्या यही रामायण काल के उस पौराणिक नगर के अवशेष हैं जिसके बारे में लोग दावा कर रहे थे? क्या ये सब मूर्तियां उसी समुद्र नगर की निशानी है जिसे महर्षि अगस्त्य ने श्री राम के नाम पर बसाया था? अगर ये दावा सच है, यकीन मानिए हम इस वक्त रामायण काल के समुद्र संसार में तैर रहे हैं। खास बात यह थी कि इनमें से कोई भी बुत कुदरती नहीं था। हाथ से तराशे हुए लग रहे थे। आसपास और कुछ नहीं मिला। ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने वाला था। फिर हम ऊपर सतह पर पहुंच गए। इन्हीं अवशेषों को स्थानीय लोग रामायण काल का बताते हैं। उस पौराणिक नगर का हिस्सा बताते हैं जिसे ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के नाम पर बसाया था। पहले ये समुद्र के अंदर धरती में दफन थे, लेकिन सुनामी की हलचल ने इन्हें बाहर फेंक दिया। कुछ युवा गोताखोरों ने इन अवशेषों को दुनिया के बड़े पुरातात्विक वैज्ञानिक के सामने लाने की कोशिश की थी। पहले कानूनी बाध्यता आड़े आई, फिर कम संसाधनों के चलते अवशेषों को सही ढंग से पेश नहीं कर पाए। देखिए कैसे, क्योंकि बहुत साल हो चुके, मतलब हजारों साल बीत चुके हैं इस चीज़ को। अभी उसके ऊपर हम लोग इतना रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि कोरल राइफ मतलब वहाँ पे बढ़ चुकी है। कोरल राइफ डैमेज हम लोग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि कोरल बहुत रेयर होते हैं। उनको डैमेज करेंगे तो फिर से मतलब ये पूरा निकल जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा। साइंटिस्ट या कोई टीम अंदर करे तो जैसे द्वारका मिली वैसा मिल सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। दावे को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते। भारतवर्ष में आज भी रामायण काल के बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें कार्बन डेटिंग में 7000 साल पुराना माना गया है। कोंकण के साक्ष्यों की सुई केवल जांच पड़ताल पर अटकी है। हो सकता है इलाके के लोगों की कहानी सच हो। यह भी हो सकता है कि ये किसी ऐतिहासिक महल या किले के हिस्से हों, जो वक्त की मार सहते समुद्र में समा गए थे। ये आप भी सोचिए कि क्या यही रामायण काल के उस पौराणिक नगर के अवशेष हैं? लेकिन इस बहाने कोंकण इलाके के अनसुने किस्से और दृश्य दुनिया के सामने आ गए। हमारे लिए यही बड़ी सौगात थी।